हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में चैप्टर 1 का पूरा एक क्लास के अंदर रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी से जल्दी टाइम में, और मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। बने रहिए पूरे वीडियो में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर नंबर सिस्टम। ओके, सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर जो हमें पता करना है वो नंबर्स के बारे में। जो नंबर्स है, सबसे छोटा नंबर जो होता है हमारा वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से जो बड़ा नंबर है बेटा उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर से बड़ा जो नंबर है उसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर से बड़ा नंबर है रैशनल। और एक और नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में दो नंबर आते हैं बेटा, रैशनल और इररैशनल, जो एक अलग से पार्ट बनेगा आपका इसके अंदर। जो रियल नंबर का पार्ट होता है, अगर हम इसको चार्ट की फॉर्म में लिखें तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। रियल नंबर में दो नंबर आएंगे आपके पास, एक नंबर होगा रैशनल नंबर और एक होगा इररैशनल। जो रैशनल नंबर होता है उसके अंदर आपके पास इंटीजर, फिर इंटीजर के बाद आता है आपके पास होल नंबर और फिर आता है नेचुरल नंबर। सर ये कौन से नंबर होते हैं, इनको एक बार क्लियर कर दो। तो देखो बेटा, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और इनफिनाइट तक जाते हैं। उन नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और ये जाते हैं आपके इनफिनाइट तक। फिर अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में दो प्रकार के नंबर आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो 0 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इनफिनाइट और इधर जाएंगे तो नेगेटिव इनफिनाइट। ओके, तो नेगेटिव इनफिनाइट और पॉजिटिव इनफिनाइट। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे -1 -2, इधर की साइड बात करें तो 1 और 2, और भी नंबर आ सकते हैं अप टू इनफिनाइट तक, और यहाँ पर माइनस इनफिनाइट तक। क्लियर है यहाँ तक की बात। फिर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना नेसेसरी पार्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। पहला जो इररैशनल नंबर हो गया वो ये हो गया, √2, √3, √5, जिनको एक और डेफिनेशन क्या होती है, विच कांट बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p/q। जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन नंबरों को हम इररैशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको, which can't be in a form of p/q is irrational number। क्लियर है मेरी बात सभी को यहाँ तक की? किसी को कोई डाउट? फटाफट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि पेपर में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं? अगर हमने ये जो चार्ट डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट, बार ग्राफ जो चार्ट बनाया हमने, ये चार्ट के अंदर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो भी वो पूछ रहा है क्वेश्चन वो ट्रू होगा बेटा, वो क्या होगा। बट वहीं पर अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी हमारी? फॉल्स सिचुएशन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पूछा आपसे, क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। हमारे सारे होल नंबर क्या होंगे बेटा? इंटीजर होंगे। क्लियर है मेरी बात से? देखो, अगर मैं पूछूं यहाँ पे, क्या मेरे सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? अब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। अगेन, अगर मेरे सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? फॉल्स है।
क्लियर है मेरी बात सभी को? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो आप लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? इधर आ रहे हैं तो क्या आंसर आएगा बेटा? फॉल्स। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? क्या इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? क्या हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि अब एक चीज और देखो, पेपर के अंदर रीजन भी डिमांड करता है। अभी तो हमने ये समझ लिया ट्रू और फॉल्स, मैंने अभी सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताया, रीजन नहीं बताया। अब रीजन आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन का रीजन क्या हो गया? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? क्या तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं क्या? अब देखो, इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं बेटा वो नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, और p बाई क्यू, इसमें जो कुछ नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते, यहाँ पे सारे नंबर p बाई क्यू की फॉर्म वाले होते हैं। यहाँ पे सारे नंबर किस में होते हैं? अब जैसे देखो, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं 2/3, ये एक हमारा रैशनल नंबर है, बट वो इंटीजर नहीं बन सकता। इंटीजर वही होता है जो सिर्फ किस फॉर्म में होता है? m/1। इसके नीचे यहाँ पर कोई और नंबर नहीं होता, डिनोमिनेटर में कोई और नंबर नहीं आता। तो देखो रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर, तभी वो एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? फिर से बता दे रहा हूं एक बार और, क्या सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, ट्रू है, क्योंकि इंटीजर्स में हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि m/1 लिख दिया तो हो सकता है, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर हम दूसरी चीजों को p बाई क्यू को नॉर्मल m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है मेरी बात सभी को? सभी को समझ में आ गई बात? तीसरा पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, आंसर इज फॉल्स। मैं पहले समझा चुका हूं आप लोगों को, है ना, दोनों रीजन आप लोगों को दे दिए। क्लियर है मेरी बात सभी को? जिसको रीजन समझ में नहीं आया फिर से एक बार और समझ लो। पहले क्या हुआ, अगर मैं इंटीजर से रैशनल नंबर की तरफ जा रहा हूं तो ये ट्रू है, रैशनल नंबर से इंटीजर की तरफ आ रहा हूं तो ये फॉल्स है। रीजन, इंटीजर से जब रैशनल नंबर की तरफ जा रहा हूं तो रीजन क्या होगा बेटा, कि हम सारे इंटीजर्स को m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम उसे m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कैसे में कन्वर्ट हो गया? p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी वो रैशनल नंबर बन गया। बट जो सारे नंबर्स आपके 2/3 हो गए, जैसे 2/3 को क्या आप 2 की फॉर्म में लिख सकते हो या m की फॉर्म में लिख सकते हो? सिर्फ नहीं, तो इसलिए हमारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्लियर है मेरी बात सभी को बेटा? अच्छी बात समझ में आ गई? चलो, इसी के बाद एग्जांपल 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट whether the following statement are true or false, give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, रीजन इज ट्रू। अब रीजन क्या हो गया? सारे नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि होल नंबर में स्टार्ट 0 से हो रहा है और नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से, तो ये सारे पार्ट उसके अंदर आ रहे हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, रीजन क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, तो सारा पार्ट इसके अंदर आ गया। क्लियर मेरी बात? सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अब हम लोग पहला तो हमारा डायरेक्ट आ गया, इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स, आंसर इज क्लियर। अब रीजन क्या हो गया? इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव टर्म नहीं आती। क्लियर है मेरी बात सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? फॉल्स। अगेन इसको भी आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ रैशनल नंबर में भी नेगेटिव टर्म्स आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव टर्म्स नहीं आते, पहला रीजन। दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हो कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि हमारे होल नंबर में ऐसा नहीं होता।
है ना। दो रीजन दे सकते हो आप इसके लिए। पहला रीजन क्या कि रैशनल नंबर में नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं बट होल नंबर में नेगेटिव टर्म्स बट और वहां पे p by q की फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्लियर है सभी को अच्छी तरीके से। दिस वाज योर टॉपिक 1 जो कि था बेस्ड ऑन दिस नंबर चार्ट। यहाँ से कि मेरे ख्याल से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे से भी पेपर में हर बार। क्लियर है सभी को। चलो फटाफट इसे कॉपी कर लो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक 2 है हमारा उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, कुछ रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके, या कुछ नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ओके। लेट्स से मुझे 2 and 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 and 3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर टॉपिक में क्या करना है, 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है एवरेज मेथड और दूसरा है एक ट्रिक मेथड जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो जितने भी नंबर आपको चाहिए उतने नंबर का उसमें +1 कर दो। अगर आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो क्या करोगे, +1 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5 + 1 6। तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे 2/1 मल्टीप्लाई 6/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 सेम एज इट इज हम करेंगे 3/1 के साथ में भी 6 × 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी 18/6, ओके। तो देखो 12/6 इज नथिंग बट 2, 12/6 इज नथिंग बट 2 और 12 के बाद क्या आ जाएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और 18/6 इज नथिंग बट 3। तो 2 और 3 के बीच में आपके पास कितने नंबर आ गए, 5 रैशनल नंबर आ गए। क्लियर है मेरी बात सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का क्लियर सभी को। चलो एक और देख रहे हैं इसी में। मान के चलो 3 and 4 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं इस बार हम लोग। जब 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर से +1 अगेन क्या करने वाले +1। तो जैसे ही +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 दैट विल बी 5। तो 3/1 मल्टीप्लाई 5/5 15/5 4/1 20/5। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो 15/5 इज नथिंग बट 3, 15 के बाद 16/5 17/5 18/5 19/5 और 20/5 इज नथिंग बट, कितने नंबर मांगे थे इनके बीच में मैंने, 4। तो देखो 1 2 3 और 4 रैशनल नंबर्स आपको मिल गए। ये तो हो गया एक ट्रिक वाला तरीका। और दूसरा तरीका होता है इसी में एवरेज वाला तरीका, एवरेज मेथड करके। ये सभी को क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो जाएगा आराम से बोला। अगर इसी का एवरेज वाला तरीका फाइंड आउट करना है सेम क्वेश्चन में तो आंसर्स डिफरेंट आएंगे, बस ये ध्यान रखना। सेम वैल्यूज नहीं मिलेगी आपको, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो पहला इसके बीच में जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 2 + 3/2। तो 5/2 इसके बीच में पहला रैशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, जो आपने एवरेज करके फाइंड आउट किया। फिर अब आप क्या करेंगे, 2 और 5/2 का रैशनल एवरेज करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 2 4 + 5/2 तो 9/4। ये इसके पास दूसरा नंबर आ गया है ना। ऐसे ही 5/2 और 3 के बीच में करना है तो 5/2 + 3/1/2। तो देखो यहाँ पर एवरेज क्या आ रहा है, 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ पर 5 + 6/2 तो ये 11/4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2 और 2 जैसे मल्टीप्लाई हो गए थे। क्लियर है मेरी बात सभी को, इसमें किसी को डाउट। कितने नंबर आ गए हमारे पास, 1 2 3। अब 2 और चाहिए तो आप क्या करो,
11/4 और 3 के बीच में निकाल लो और 9/4 और 2 के बीच में निकाल लो, तो इसके बीच में भी आपके 3 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, तो आपको 5 नंबर इस तरीके से मिलते जाएंगे। जितने एवरेज आपको चाहिए, मतलब जितने नंबर चाहिए उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज। मैंने देखो 1 एवरेज, 2 एवरेज, 3 एवरेज करके दिखाया आपको। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो कितने करने पड़ेंगे, 4 और 5। क्लियर है मेरी बात सभी को, 4 और 5। ये बात समझ में आ रही है सभी को। जब आप 4 और 5 करेंगे तो जैसे 9/4 और 2 के बीच में, तो 2 + 9/4 अपॉन 2, तो एलसीएम आया 1, 4, 8 + 9 अपॉन 2, तो 17/8, 17/8। और एक और लास्ट निकाल लेते हैं हम लोग, वो था 11/4 और 3 के बीच में, तो 11/4 + 3 अपॉन 2, तो एलसीएम नीचे 1, 4, 4 3 = 12, 11 + 12 अपॉन 2, तो बेटा आ गया आपके पास 23/8। तो देखो ये था आपका 4th रैशनल नंबर और ये था 5th रैशनल नंबर। क्लियर है। एवरेज वाला तरीका थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू जो मैंने आपको पहले समझाया सिंपल तरीका, है ना। जो सिंपल तरीका है उसमें हमने क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करना सिंपल, और उसी को मल्टीप्लाई कर देना दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आ जाएगा आपके पास। बट एवरेज वाले में क्या करना पड़ेगा, जितने आपको रैशनल नंबर चाहिए उतने आपको एवरेजेस करने पड़ेंगे। मुझे इस बार 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो देखो मैंने 5 एवरेज किए, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मुझे 4 रैशनल नंबर चाहिए होते बीच में तो मैं 4 एवरेज करता, 6 एवरेज रैशनल नंबर चाहिए तो 6 एवरेज करता। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया मेरे ख्याल से। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी मैंने आपको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना सिखाया। अब हमें रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, जैसे 2/5 एंड 3/5, इनके बीच में मुझे बोला जाए 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हम वही रूल अपनाने वाले हैं जो अभी हमने दो नंबर्स के बीच में लगाया। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो दोनों के डिनोमिनेटर है वो क्या है बेटा, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको सिंपल वही रूल अपनाना होता है जो आपने नंबर्स के लिए अपनाया था। क्लियर है मेरी बात सभी को। तो क्या रूल अपनाया था कि जितने नंबर चाहिए उसमें हमने क्या किया था, +1 किया था, सिंपल। तो 5 + 1 6, तो 2/5 मल्टीप्लाई 6/6 इज इक्वल टू 12/30। 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 इज 18/30। ओके, तो क्या हो जाएगा, 12/30 इज नथिंग बट 2/5, 12 के बाद 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 और 18/30 इज नथिंग बट 3/5। क्लियर मेरी बात सभी को। तो देखो यहाँ पर कितने नंबर मांगे थे मैंने आपसे, 5, तो देखो 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए। क्लियर है मेरी बात सभी को। नेक्स्ट एक और ट्राई कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। आपसे बोला जाए 4/7 और 5/7 के बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो क्या करोगे, 4 + 1, और अगर सर 6 बोल दिया जाए तो भी 6 + 1, 8 बोल दिया जाए तो 8 + 1, 10 बोल दिया जाए तो जितने बोल दे उसमें +1 कर देना, जितने बोल दे उसमें +1 हो जाएगा ना। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, 4/7 मल्टीप्लाई 4 था, 4 चाहिए थे तो क्या करेंगे, +1, तो क्या आ जाएगा 5। तो 20/35, 5/7, 5/5, 25/35। तो 20/35 is nothing but 4/21/35, 22/35, 23/35, 24/35 और 25/35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7। तो कितने नंबर चाहिए थे, 4/7 और 5/7 के बीच में 4 रैशनल नंबर चाहिए थे। तो देखो 1, 2, 3, 4।
क्लियर सभी को? चल ये हो गया एक टाइप जिसके अंदर मैंने रैशनल नंबर के बारे में बताया। एक और टाइप होता है रैशनल नंबर का जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होते, जैसे 2/3 and 3/4। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखा तो आपने यहाँ पर 5 और 5 था, यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ वाले केस में डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो क्या करेंगे हम लोग? पहला काम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे वाले फ्रैक्शन के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 2/3 मल्टीप्लाई क्या करूंगा बेटा? 4/4, तो ये आ जाएगा 8/12। नाउ 3/4 मल्टीप्लाई विल बी 3/3, तो 9/12। तो अब देखोगे आपके पास दो नंबर आ गए, 8/12 एंड 9/12। तो देखो अगेन क्या रहा है? डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सेम आप इसी तरीके से फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपसे बोला जाए इसके अंदर भी 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जितने बोले जाए। मैं बोल रहा हूँ इस बार 3 ही करते हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे? 3 + 1 4, तो 8/12 मल्टीप्लाई 4/4, तो 32/48, और 9/12 मल्टीप्लाई 4/4, तो 36/48। 32/48 is nothing but 8/12, और 8/12 is nothing but 2/3। क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये बात? 32/48 is nothing but 8/12 and 8/12 is nothing but 2/3, और 2/3 के बाद में हमने क्या लिखा? 33/48, 34/48, 35/48। अब देखो 36/48 पे आ गए हम लोग, और 36/48 is nothing but 9/12 and 9/12 is nothing but 3/। so आपको 2/3 और 3/4 के बीच में मैंने कितने रैशनल नंबर डिमांड किए थे आपसे? 3। तो देखो आपको 3 रैशनल नंबर मिल गए। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब आपका एक छोटा सा होमवर्क सभी के लिए, ये आप लोग करके लाएंगे 5/7 and 5/6 and 6/7। 5/6 and 6/7 दोनों अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसके बीच में आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और आप सभी को ये मुझे बाद में होमवर्क देना है। जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने करवाए उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन है, वो चारों के चारों क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है आप लोगों के। ओके, नाउ हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इररेशनल नंबर को प्लॉट करना नंबर लाइन के ऊपर। इररेशनल नंबर को प्लॉट करना है हमें नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसे क्या हो सकता है, √2 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। प्लॉट √2 ऑन, तो √2 एक इररेशनल नंबर है, तो हमें इस इररेशनल नंबर को प्लॉट करना है कहाँ पे? नंबर लाइन पर। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए थे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर या होल नंबर या रैशनल नंबर की कैटेगरी में इंटीजर्स आते थे। 0, 1, 2, 3 और इनफिनिट तक। इधर की साइड आ जाते -1, -2, -3 और -इनफिनिट। मतलब अभी तक आप इंटीजर्स और रैशनल उसको तो आराम से करते हुए आते थे। आज आप लोगों को सीखना है कि किस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। लेट्स से मुझे √2 करना है यहाँ पे प्लॉट। क्या करना है?
√2 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं क्या करता हूँ 0 1 एक गैप ले लिया 0 और 1 का, और सेम गैप मैंने यहां पर भी ले लिया या सेम डिस्टेंस मैंने यहां पर भी ले लिया, तो ये हो गया आपका 0 यानी कि O A और ये पॉइंट हो गया B। अब ये है परपेंडिकुलर, यहां से ये क्या है बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो कौन सा थ्योरम लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख गया। तो जरा इसको करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था बच्चों 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था बच्चों 1 यूनिट। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज यानी कि OB, बेस यहाँ पर है OA, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB या BA। नाउ OB का स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर के बराबर है। तो जरा देखो OA की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर, और BA क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, तो OB की वैल्यू क्या होगी बच्चों √ तो मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर O से लेकर B तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट इज √2। तो अब आप अपने कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर निडल रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल, और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो जहां तक ये जाएगा दैट डिस्टेंस इज √2। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ में आई? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करा मैंने √2 बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने 1 यूनिट का बेस लिया और 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर लिया, और इन दोनों से मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OB की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो OB की वैल्यू मेरे पास क्या आई बेटा √2। तो √2 ही हमें प्लॉट करना था नंबर लाइन पे, वो हमने प्लॉट कर लिया। क्लियर है मेरी बात सभी को? अगर अब आपसे बोला जाए √3 को प्लॉट करो नंबर लाइन पर, तो सेम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब हमने √2 को प्लॉट करा 0 1 2, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट। फिर से हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया 0 से दिस पॉइंट, दिस वाज योर 0 और A और ये B हो गया यहाँ पर। तो OB का डिस्टेंस हमें पता चल चुका है क्या है, वो √2 यूनिट है। OB का डिस्टेंस हमें पता चल चुका है कि क्या है। जब आपसे √3 बनाने के लिए बोलेगा तो आपको √2 भी शो करके दिखाना पड़ेगा और √3 भी बनाना पड़ेगा। मतलब आपके पास दो काम हो जाएंगे, ये तो करना ही करना है और साथ में एक और चीज करनी है, √3 के लिए भी काम करना है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट B पर। क्या करना है, पॉइंट B पर परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हम निडल रखेंगे कंपास की और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करके अभी निडल का जो आर्क है वो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से निडल, ये 60, निडल यहाँ पे रख के ये 120 बन जाएगा, ये 60 और ये क्या बन जाएगा बेटा 120। ओके, अब क्या करना है, निडल 60 और 120 पे रखकर एक आर्क लेनी है। तो 60 पे रखकर एक आर्क ली और 120 पे रखकर एक आर्क ली। तो जहां पर ये आर्क मिलेगी ये 90 डिग्री बनेगा आपका। अभी मैं बिना स्केल के खींच रहा हूँ लाइन, तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, लेकिन आप लोग लाइन स्केल से खींचेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती हुई मिल जाएगी और वो परपेंडिकुलर बनेगा। वहां पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनने के बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट बनाना है। कितना बनाना है, अगेन 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। कितने यूनिट का डिस्टेंस, जो 1 यूनिट का डिस्टेंस आपने लिया उस 1 यूनिट को यहां से लेकर यहां तक जोड़ दिया और O को उस परपेंडिकुलर पॉइंट से जोड़ दिया। इसको नाम दे देते हैं हम लोग C। तो अब हमारे पास ट्राइंगल दिख रहा है OBC, जिसमें ट्राइंगल OBC में OC हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा बच्चों।
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। क्लियर? हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पर OC, तो OC का स्क्वायर, बेस हमारा OB है तो OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। क्लियर सभी को? नाउ OB की वैल्यू क्या है हमारे पास √2, तो हमने √2 रख दिया यहाँ पर, और BC की वैल्यू भी हमने क्या बनाई थी 1। तो सर √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 और 1 का स्क्वायर तो 2 + 1, तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √3। तो ये √3 OC की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर लिख दी जाएगी। और अगेन फिर से हमें निडल कंपास का यूज करके यहाँ पर निडल रखनी है और पेंसिल से, तो जहां पर ये आर्क बनेगी, जहां पर ये पॉइंट बनेगा दैट इज योर √3। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? फिर से बता देता हूं, जब आपको √3 बनाना है तो √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना नेसेसरी है और √2 बनाकर ही आप √3 बनाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो जब √2 बनाने के आए तो सिर्फ ये वाला पार्ट करना है इतना सा और ये फिनिश, बट √3 बनाना है तो आपको 2 पार्ट करने हैं, पहला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देन आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? √5 आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। यहीं पर 0 1 2, अब देखो √5 बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यूज करना है ना, तो वो क्या बन जाएगा 5। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 तक बेस लिया OA और ये 1 यूनिट, तो यहां से लेकर यहां तक, तो अगेन ये पॉइंट B हो जाएगा आपका। और अगेन आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेस क्या है इस बार बेटा आपका OA, परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेन्यूज है आपका OB। OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी OA की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 यूनिट यहां से लेकर यहां तक, और AB की वैल्यू 1 यूनिट। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 इज 5, सो OB विल बी √5। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा √5। क्लियर है मेरी बात सभी को? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब सर क्या ये एक ही तरीका है इसको करने का? इसको करने का इसी में भी एक तरीका है। आप क्या करोगे √3 के ऊपर √2 का परपेंडिकुलर खींच दो ऊपर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 is 5, तो √5 वहां पे बन जाएगा आपका। ऐसे ही आपका √7 बनेगा। क्लियर है? और ऐसे ही बाकी सारे के सारे आपके इररेशनल नंबर के पार्ट्स जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ किए जाएंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? क्लियर है मेरी बात सभी को? याद रखिए, तो आपको इस तरीके से ये इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इररेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है वो समझाया। अब अगेन एक और नंबर है जो डेसिमल प्लेस में होता है, उसको वो अंडर रूट में होता है, और उसको कैसे नंबर लाइन में हमें प्लॉट करना है वो शो कर रहा हूं मैं अभी आपको। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है √9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आपको। इसको 9.3 को जो अंडर रूट में है उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की एक लेंथ ली आप लोगों ने। ये कितने सेंटीमीटर की लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर की आपके स्केल से, ये मेरा स्केल है जो थोड़ा बड़ा है ना। फिर 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरे लिए, इतना जो आपका स्केल का लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा तो मेरा 1 सेंटीमीटर ये हुआ बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खींचूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। चलो 9.3 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। इसको नाम दे दियो पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट
सी। यहां तक क्लियर है सभी को? ये वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? नाउ ए बी और सी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा खींचा है, इस 1 सेंटीमीटर से ए से लेकर सी तक का एक बाइसेक्टर बनाएंगे। ए से लेकर सी का बाइसेक्टर बनाएंगे। अब ए से सी का बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंपास का निडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल आधे से ज्यादा खोलेंगे, पेंसिल आधे से ज्यादा। तो हमने क्या करा, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमारी यहाँ लगी। ओके, सेम प्रोसेस यहीं पे करेंगे। यहाँ से हमारी निडल और यहाँ से हमारी पेंसिल आधे से ज्यादा खुली हुई है अभी भी, एक आर्क यहाँ पे लगी और एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी इस तरीके से। जो ये आर्क जहाँ पे लग रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बीच में आ रही है यहाँ पे, वो थोड़ा बहुत मेरा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि भाई मैंने तो ऐसे अंदाजा मारा है। आप लोग किससे करेंगे, पूरा का पूरा कंपास की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि आप एकदम बीच में लाई करोगे, जब ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचोगे तो एकदम बीच में पॉइंट आएगा आपका। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये जो बीच में पॉइंट आएगा, यहाँ पर आप अपने कंपास के निडल रखोगे, पेंसिल, और इससे आप एक सर्कल बनाओगे, सेमी सर्कल, जो कि लगभग ऐसा कुछ बनेगा आप लोगों के लिए। सेमी सर्कल बनेगा एक इस तरीके से। अभी जो सेमी सर्कल बना, वहां पर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऊपर तक, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऊपर तक का, बी से परपेंडिकुलर जो टच करेगा सेमी सर्कल को, जो किसको टच करेगा सर, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी समझाया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका। पहले आपको सेमी सर्कल लेना पड़ेगा, फिर आप बनाएंगे 60, फिर बनाएंगे आप 120, 60 से 90 और 120, 120 और 90 आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर मेरी बात सभी को? कोई डाउट? बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पर B और C, ये वाला बात क्लियर हो गई सभी को? ये वाली बात क्लियर सभी को? तो B से लेकर ये जो पॉइंट बनेगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा रूट 9.3, और निडल यहाँ रख के या पेंसिल से जो पार्ट ड्रॉ करोगे, ये जहां जाके गिरेगा, ये तो भी वैसे मेरा बहुत छोटा दिख रहा है आप लोगों को, जब आप अपने रफ फेयर काम करोगे तो कुछ ये इस तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये है, तो 9.3 लगभग 2 से तो थोड़ा बड़ा ही बनेगा, 2 से के आसपास तो बनेगा ही बनेगा, है ना? तो वहां पर आएगा 2 क्या 3 से बड़ा बनेगा। 9 का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है हमारे पास, 3 होता है अंडर रूट, और उसकी वैल्यू आएगी आपके पास। तो ये 3 से बड़ा ही बनेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3, ये 3 से भी आगे आकर बनेगा आपका सेम। क्लियर है मेरी बात सभी को? मेरे ख्याल से आपको ये सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि रूट 9.3 हमने कैसे ड्रॉ किया है। एक बार हल्का सा रिकैप, जितने भी पॉइंट का आपको गिवन होगा, लेट से x गिवन है आपको, तो पहले आप क्या करेंगे, x सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, पहले काम क्या करेंगे, x सेंटीमीटर ड्रॉ, फिर उसके बाद आप उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। अब A, B और C, x सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ तो ये 1 सेंटीमीटर है। अब ये जो आएगा, ये वैल्यू आएगी आपके पास, इसका क्या करना है, A से लेके C तक का आपको पहले बाइसेक्टर खींचना है। तो बाइसेक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि निडल यहाँ रख के आधे से ज्यादा कंपास की आर्क, फिर यहाँ से एक और आर्क और एक और आर्क, इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे आप, तो ये एकदम बीच पॉइंट पे मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपका रेडियस मिल जाएगा, रेडियस कह रहा हूँ, ओरिजिन मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा, और इस मिड पॉइंट से आप रेडियस बना के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि सी पे जाके टच हो जाएगा। ओके, फिर बी से आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के लिए आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, किसी भी आर्क का खींच सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर 60, 120, 60 की हेल्प से एक आर्क, 120 की हेल्प से एक आर्क, और यहाँ पे 90 ड्रॉ होगा, ये ऊपर तक आया। ओके, और जो ये पॉइंट बनेगा दैट इज योर x सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट x की वैल्यू बन जाएगी,
और यहाँ पर जहां पर भी टच करेगा दैट इज योर अंडर रूट एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आई बात? ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा आपका, चाहे वो अंडर रूट 9.3 हो, अंडर रूट 5.4 हो, अंडर रूट 6.8 हो, कुछ भी बोले वो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके बच्चों, इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.2 अपना कंप्लीट कर सकते हैं पूरा का पूरा। और 1.3 मैंने उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका जो ये वाला था वो मैंने अभी डायग्राम के साथ ही कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग टॉपिक जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, आपको क्या करना होता है, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना होता है p by q की फॉर्म में। तो पहले मैं आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या है। ओके, एक पूरा का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में चीज ओके, डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताओ, टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने लिखा आपके पास बेटा 1/2, तो 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.5, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। आपको डिवाइड करने के बाद, जब नंबर्स डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद वो चीज रुक जाए तो उसे कहते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है। क्लियर है मेरी बात? जैसे एक और नंबर में लेके देता हूं आप लोगों को, लिखा हुआ है 2/5, 2/5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4। तो ये भी क्या है बेटा आपका? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेटिंग है, जो एक बार डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? रुक रहा है। ऐसा भी हो सकता है 1/8, तो 1/8 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.125। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग है। एक पॉइंट के बाद वो नंबर क्या हो जाता है? रुक जा रहा है, उसके बाद वो डेसिमल आगे नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है मेरी बात सभी को? फिर आती है बात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो डिवाइड करने के बाद डिवाइड करते ही रहो, जीवन भर खत्म नहीं होंगे, है कि नहीं? ऐसे नंबर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1/3, तो अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूंगा तो हम डिवाइड करते रहे और 0.3333 ये आते रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अब चलो बात कर लेते हैं जरा नॉन टर्मिनेटिंग को ही। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे आपके पास। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है बेटा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होगा? जैसे हमने लिखा 1/3, तो इसमें जो भी रिपीट बार नंबर आ रहा है वो बार बार क्या आ रहा है? 0.3, तो बार बार 3 आ रहा है। जब बार बार 3 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको हम बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट नहीं होते बार बार, जैसे कि 0.10, 100, 100, 1 4 times 0 और सो ऑन। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या है? 10, फिर 10 बोलना नीचे, 10, फिर 100, 100, क्या ये रिपीट हो रहे हैं? ऐसा होना चाहिए था, रिपीट तो ये होता 0.10, 10, 10, 10, ये क्या है? रिपीट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है बेटा? नॉन रिपीटिंग है। 0.10
फिर 100 आ रहा है, दूसरा नंबर रिपीट कर रहा है, सेम नंबर नहीं आ रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है मेरी बात सभी को ये वाली? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलो इसे कॉपी कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर ना आपसे पेपर के अंदर 1-2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेल मी अबाउट कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन से होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग वाले। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट इतना ध्यान रखना है कि कौन से नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपसे एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस स्लाइड पे इस चीज पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग काम करेंगे, वरना आपका एक नंबर फ्री में कट सकता है कि नहीं? तो एक बार हल्का सा रिपीट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन से होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर सम पॉइंट। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, बढ़ते रहते हैं, डिवाइड करते रहो, खत्म नहीं होते। बट उसमें दो तरीके के टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके अंदर जो नंबर होता है बार बार क्या होता रहता है बेटा, रिपीट होता रहता है। जब नंबर बार बार रिपीट होता रहता है तो उसको कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से लिख सकते हो, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर एमसीक्यू में, तो उसको बड़े ध्यान से करिएगा, आपका बड़े आराम से एक नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स हैं रिपीटिंग नंबर्स, उनको कन्वर्ट करना है आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहला 0.3 बार, इसको आपको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ 3 बार का क्या मतलब है बच्चों, जो 3 बार बार कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है ना, तो 0.3 बार को, तो इसके लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जितने डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद जितना डिजिट है वो डिजिट देखो कितने हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है, तो आप क्या करोगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 2 डिजिट्स होंगे 100 से, और अगर 3 डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर यहाँ तक की बात? तो आपके पास यहाँ पे एक डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 10x और ये हो जाएगा 3.3 बार, 3.3 बार। इसको मान लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा, 9x। 3 में से ये पॉइंट गया तो क्या बचेगा, x विल बी 3 अपॉन 9, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 अपॉन 3। क्लियर है मेरी बात सभी को? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? अब ए पार्ट आ गया आपके पास इस तरीके से, ऐसे ही 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8 और 9 तक आपको सेम इसी तरीके से करना है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन 0.1 बार से लेकर 0.9 बार तक जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका जो स्टेप होगा वो यही होगा, इसके अलावा कोई स्टेप फॉलो नहीं होंगे इसमें। क्लियर है मेरी बात सभी को? क्योंकि इसमें सब में क्या आएगा बेटा, सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 से। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब 0.11 से 11 यानी 0.11 बार से 0.99 बार तक, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बार डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, डिजिट्स है 2, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से।
क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो एक मैं इसमें से कोई सा भी कर रहा हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.46 बार लिया हमने, तो इस बार 46 यानी 46 के ऊपर बार है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ? 100 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा? 100x और ये हो जाएगा 46.46 बार। इसको मानेंगे आप इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2 और करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, तो हमने 100x माइनस x और यहाँ पर 46.46 बार माइनस 0.46 बार, 100x में से x गया तो कितना आया? 99x, और 46 में से ये पार्ट गया तो कितना बचेगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 अपॉन में 99। क्लियर है आप सभी को? सर अगर क्वेश्चन आ जाए 0.11101 से 0.999 तक के डिजिट में कोई सा भी, तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक पार्ट समझ में आ गया सभी को? क्लियर है सभी को? इसे मैं रफ कर रहा हूं फटाफट। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आपके पास नंबर हो 0.123 और अब सिर्फ बार जो है वो 23 के ऊपर है, अब बार पूरे तीनों डिजिट्स के ऊपर नहीं है, अब लास्ट के दो या लास्ट के एक पर आपके पास क्या मिलेगा? बार मिलेगा, बाकी पे बार। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो देखना है आपको। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो बार वाले जो नंबर है वो आपको डेसिमल के पास पहुंचाने हैं। पहला काम क्या करना है? बार वाले नंबर जो है वो डेसिमल के पास पहुंचाने हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं? लेट x इक्वल्स टू 0.123 और 23 के ऊपर बार, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब मैंने क्या बोला आपको? पहले आपको डेसिमल कहां पहुंचाना है? पहले बार वाले के पास। तो बार वाले नंबर्स के पास पहुंचाने के लिए पॉइंट को यहां पर लेकर आएंगे, तो एक डिजिट आगे बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो हमने क्या करा बेटा? 10x यहाँ पे 1.23 बार, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? अब वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने पहले वाले पार्ट्स में किए। अब हमारा जो डेसिमल है वो बार वाले नंबर के पास है, तो अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास? 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार हम लोग? 100 से। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो 10 को जो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 123.23 बार। ये हो जाएगी मेरा इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 10 है और ये 1000 है, तो 1000x माइनस 10x 123.23 बार माइनस 1.23 बार। तो 1000 में से 10 गया तो हमारे पास आया 990x और 123 में से 1 गया तो 122, तो x की वैल्यू हो जाएगी 122 अपॉन में 990। इसको आप और छोटा कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 61 2 4 2 9 18 2 5 10, तो 61 अपॉन 495 ये आपका एक नंबर हो जाएगा जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.123 बार आपके पास आएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? इसमें सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर जो बार वाली डिजिट है उससे पहले भी अगर आपके पास कोई नंबर है तो पहले आपको कन्वर्ट करना है बार वाले के पास तक, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे।
जैसे एक और क्वेश्चन इसी की तरीके के बेस पे क्या है, अगर x की वैल्यू 3.345, लेट से ये नंबर है 345, बट इस बार जो बार है वो सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इस बार बार किसके ऊपर है, 5 के ऊपर बार है। तो इस केस में क्या करें, तो पहला काम आपको करना क्या है, डेसिमल को कहां पहुंचाना है, बार वाले के पास, बार वाले डिजिट के पास। तो बार वाले डिजिट से पहले कितने नंबर है, तो इस बार पहले कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो 100x आ जाएगा बेटा ये, और ये हो जाएगा 334.5 बार। इसे कहेंगे हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नेक्स्ट, अब आपके पास डेसिमल डिजिट पहुंच गया, डेसिमल जो है वो कहां पहुंच गया, बार वाले नंबर के पास पहुंच गया। तो अब कितने डिजिट है डेसिमल वाले के पास, वहां पे बार वाले के पास सिंगल डिजिट है। जब सिंगल डिजिट होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दिस टाइम कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 10 से। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1000x, और यहाँ पे आ जाएगा 3345.5 बार, 3345.5 बार, और यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 1000x माइनस 100x 3345.5 बार माइनस 334.5 बार। ओके, 1000 में से 100 गया तो हमारे पास आया 900x, और 5 में से 4 1, 4 में से 3 1, 3 में से 3 0, 3011, और x की वैल्यू हो जाएगी 3011 अपॉन में 900, 3011 अपॉन में 900। तो ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी जो कि उस पे आएगा आपके पास, और ये इसका p/q की फॉर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है सभी को यहाँ तक में। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरीके से हर चैप्टर के ऊपर आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।